हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट्स। दोस्तों, अपने आज की वीडियो में बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, जिस तरह किसी दुल्हन को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी काव्य को सजाने के लिए या उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। और इसके प्रयोग से जो हमारा काव्य होता है वो और ही रोचक बन जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में इसके बारे में कि कितने फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिनके प्रयोग करके हम अपने काव्य को अच्छे से सजा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जब हम देखते हैं तो पहला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो सिमिली होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है उपमा। जैसा कि इसमें डिफिनेशन दी गई है, इस फिगर ऑफ स्पीच में दो अलग अलग चीज़ों में तुलना की जाती है और ये तुलना एज, लाइक, सो, जस्ट लाइक जैसे शब्दों के द्वारा की जाती है। दोस्तों, अलग अलग चीज़ों की बात की गई है। यहाँ हम दोस्तों मनुष्य की तुलना मनुष्य से नहीं कर सकते या शेर की तुलना शेर से नहीं कर सकते। डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है तो वहाँ पे सिमिली अलंकार होता है और इसमें एज, लाइक, सो, जस्ट लाइक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। इन्हीं की सहायता से हम सिमिली का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है इसमें दोस्तों, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। यहाँ जो है जीवन है लाइक ए ड्रीम, एक स्वप्न की तरह है, एक सपने की तरह है जीवन। तो यहाँ हमारा वर्ड लाइक यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये तो था दोस्तों सिमिली। आगे देखते हैं दोस्तों हम मेटाफर। जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों रूपक अलंकार। यह फिगर ऑफ स्पीच भी सिमिली की ही तरह होता है, लेकिन इसमें जो तुलना की जाती है उसमें एज, लाइक, सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने सिमिली में बताया था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, वहाँ जीवन एक स्वप्न की तरह होता है, ये बताया गया था। और यहाँ उसी एग्जाम्पल को लेते हुए थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। जैसा कि दिया गया है लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है। जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि तू हवा है, तू फिजा है। यहाँ दोस्तों उसने एक लड़की को इंडिकेट करते हुए बताया कि तू हवा है, उसको हवा के कंपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे उसने मेटाफर का यूज़ किया है। तो ये दोस्तों मेटाफर होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट उस चीज़ को बता देते हैं। जैसे लाइफ इज ड्रीम, जीवन यहाँ स्वप्न है, सपना है की तरह है, सपन है, ऐसी बातें की जाती हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, अर्थात तिल का ताड़ बना दिया जाता है। जो चीज़ बहुत छोटी है उसको बहुत बड़ा दिखा दिया जाता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब दोस्तों यहाँ उसके लिटिल हैंड्स की बात की जा रही है, उसको साफ करने की बात की जा रही है और इतना बढ़ा चढ़ा के इसे बता दिया गया है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरबिया के जितने इत्र हैं वो इस हाथ को नहीं धो सकते, इस हाथ को नहीं साफ कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है वो हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आगे दोस्तों जो हम देखते हैं ऑक्सीमोरन, तो इसका अर्थ होता है विरोधाभास। इस फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों दो विरोधी शब्द होते हैं या विरोधी वाक्यांश होते हैं जो ऑक्सीमोरन के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल इसमें भी हम देखते हैं, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन जो है वो खट्टा मीठा है। दोस्तों यहाँ हम खट्टा की बात करते हैं और ये यहाँ स्वीट मीठा की बात करते हैं। ये दोनों शब्द जो दोस्तों अपोजिट वर्ड हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे दोस्तों हम विरोधी शब्दों को पाते हैं वहाँ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो जब हम दोस्तों एपोस्ट्रॉफी संबोधन देखते हैं तो इस फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों मरे हुए व्यक्ति, निर्जीव चीज़ें, विचार या गुण को सीधे ऐसे संबोधित किया जाता है कि जो अनुपस्थित होता है उसे अनुपस्थित होता है तो ऐसे संबोधित किया जाता है कि वह उपस्थित दिखाई दे रहा है और इसमें एपोस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, ओ जूलियस सीजर्स,
यहाँ इंडिकेट किया गया है और एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाया गया है। दाउ आर्ट माइटी येट, तुम अब भी शक्तिशाली हो, तुम फिर भी शक्तिशाली हो। तो यहाँ जो है इस सेंटेंस में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, अनुपस्थित को उपस्थित दिखाया गया है। तो ये हमारा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। आगे दोस्तों हम देखते हैं प्रश्निफिकेशन। तो जब हम प्रश्निफिकेशन की बात करते हैं, मानवीकरण की बात, अलंकार की बात करते हैं, तो इस फिगर ऑफ स्पीच में दोस्तों निर्जीव विषय को संजीव की तरह दर्शा दिया जाता है। अर्थात जो हमारा निर्जीव चीज़ होती है उसे हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसमें जान हो और वो संजीव हो, उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की तरह डील किया जाता है। तो जैसा कि एक सेंटेंस एग्जांपल हमने लिया है, दिस इज ए हैप्पी हाउस। दोस्तों यहाँ हैप्पी हाउस की बात की है, तो हाउस तो है लेकिन कैसा है, खुश हाउस है। तो जनरली हम हैप्पी का प्रयोग दोस्तों जैसे कह सकते हैं राम इज हैप्पी पर्सन, राम एक खुशी वाला व्यक्ति है। तो यहाँ हमने इस हाउस को जो है ऐसा दिखा दिया जैसे ये एक जिंदा है, जीवित हाउस है, इसमें जान है, एक मानव की तरह इसे ट्रीट किया गया है, एक ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल और इसमें हम देख सकते हैं, एन अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। आपने पढ़ा होगा, ये एक कहावत है कि अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो दोस्तों यहाँ हमने अवसर को एक पर्सन की तरह देखा है जो एक दरवाजे को खटखटा रहा है। तो इसमें भी दोस्तों पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं आनामोटोपोइया। दोस्तों ये आवाज़ से संबंधित होता है। यह जैसा कि इसमें दिया गया है, यह फिगर ऑफ स्पीच मुख्य रूप से आवाज़ के बारे में सूचना देता है। वाक्यों में दिए गए शब्द ही किसी आवाज़ को चिन्हित करते हैं। तो जनरल वे में इसका हम एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे द कैट म्याऊ। दोस्तों यहाँ म्याऊ ये जो है एक बिल्ली की आवाज़ की बात कर रहा है, एक जीव के आवाज़ की बात कर रहा है, साउंड की बात कर रहा है। तो जहाँ हमारा साउंड की बात की जाती है दोस्तों वो आनोमोटोपोइया होता है। जैसे हिंदी में कहा जाए तो मेढक के टर की आवाज़ होती है, तो वो टर की जो आवाज़ होती है वो भी आनोमोटोपोइया को इंडिकेट करता है। या समुद्री लहरों की जो आवाज़ होती है वो आनोमोटोपोइया के बारे में बताया जाता है। जनरली दोस्तों ये ज़्यादातर जो इसमें दिखाया जाता है वो आवाज़ के ही बारे में सजेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे एनोमोटोपोइया होता है। आगे देखते हैं दोस्तों एलिट्रेशन। जब हम एलिट्रेशन की बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फिगर ऑफ स्पीच के वाक्य में व्यंजन आवाज़ की पुनरावृत्ति एक क्रम में बार बार होती है। तो जो हमारा व्यंजन होते हैं इंग्लिश में, उनकी जो पुनरावृत्ति होती है वो एक क्रम में होती है और बार बार होती है। तो जैसा कि एक सेंटेंस नीचे लिखा गया है, आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ फीट। तो यहाँ दोस्तों हमने देखा है कि स्टूड में यस की पुनरावृत्ति की गई है और स्टिल में भी यस की पुनरावृत्ति हुई है। उसके बाद स्टॉप्ड में यस की पुनरावृत्ति हुई है और अंत में साउंड में यस की पुनरावृत्ति हुई है। और ये जो हुई है पुनरावृत्ति ये एक क्रम में हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पोएट है उसने एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तरनी तनुजा तटतमाल में ता वर्ण का प्रयोग किया गया है, तो वो भी एलिट्रेशन को दिखाता है, अनुप्रास को दिखाता है। आगे जो देखते हैं दोस्तों हमारा जो आखिरी है ये है एसोनेंस। एसोनेंस जो होता है दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर स्वरों की प्रधानता होती है। जैसा कि दिया गया इसमें, इस फिगर ऑफ स्पीच के वाक्यों के में आंतरिक तुकबंदी के लिए अर्थात राइम को मिलाने के लिए वाक्य के अंदर स्वर के आवाज़ की पुनरावृत्ति की जाती है। जो हमारे स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति करने के लिए एसोनेंस का प्रयोग किया जाता है और ये हमारे वाक्य को और अधिक सुंदर बना देता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, दैट सॉलिट्यूड विच स्वीट्स एब्स्ट्रूसर्स म्यूजिंग में देखा गया है। सॉलिट्यूड में दोस्तों देखते हैं आई का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है, विच में भी आई को डाला गया है और स्वीट में भी आई को डाला गया है और अंत में म्यूजिन को में भी आई को डाला गया है। तो यहाँ दोस्तों जो आई की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पे जो है पोएट ने एसोनेंस का प्रयोग किया है और एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इसमें
बताया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।